नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण मतलब पदार्थों को किस प्रकार से अलग किया जाता है उसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वस्तुओं का समूह बनाना, तंतु से वस्त्र तक, भोजन कहाँ से आता है, ये सारे जो चैप्टर हैं हमने ये पढ़ चुके हैं और हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं और पाठ का जो वर्णन है आप वो भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और इसके भी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा लाभ हो सके। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हमें पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग करना होता है, तो ज्यादा कोई मुश्किल वो नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है इसके ये कौन सा वर्ड आ गया है। इसमें सीधी सी बात है कि पृथक जो है वह क्या होता है। पृथक मतलब इसका अर्थ है कि अलग करना। ठीक है, जब हम अलग करते हैं तो उसको हम पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चित्र 5.1 में आप देख सकते हैं कि चाय की पत्तियों को चाल नित्र मतलब छलनी द्वारा पृथक कर रहे हैं। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसे 5.2 में आप देखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम बिलोई से करते हैं ना, ऐसे मम्मी करती हैं घर पे, आपने देखा होगा। दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोया खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक मतलब अलग बर्तन में रख देंगे। क्या ये सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, मतलब आसान लगता है ऐसा करना, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई ग्लास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कण को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। मतलब आप एक एक कण को, जैसे अगर आपको बोला जाए कि भैया ये आटे में से भूसा जो है आप निकाल लो बिना छन्नी के, तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आप एक एक कण को नहीं उठा सकते, वह असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल थिंग है। परंतु पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक मतलब अलग करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्रियाकलाप 1 मतलब क्यों जरूरत होती है। सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। देखिए, चावलों से पत्थर को पृथक करना एक प्रक्रम है, मतलब एक कार्य है। उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। ठीक है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना और हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, चाय की पत्तियां पृथक्करण करना। ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें कि इसमें क्या चीज आ सकती है और आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि चावलों से
पत्थरों को अलग करना क्यों होता है कि अनुपयोगी अवयव होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को, मतलब कि हम जो पत्थर होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। उसके बाद बचे दो। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, आपको पता है। तो जब दूध का मंथन होता है उसमें मक्खन बचता है और मट्ठा बचता है। तो दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करके हम क्या करते हैं, हम दोनों अवयवों को उपयोग करते हैं। ठीक है, चाय की पत्तियां पृथक करना, हम हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करके हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। आप क्या करते हैं, आप जो चाय की पत्तियां जो होती हैं वो अब उसको, जो उसमें से खराब पत्तियां होती हैं या जो अगर चाय बनाने की प्रक्रिया में हो तो आप जो अशुद्धियां होती है वो फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि अगर हम कोई चीज अलग करते हैं तो जो उसमें काम की चीज नहीं होती हम उसको यूज नहीं करते, हम उसको फेंक देते हैं। और अगर वो काम की दोनों अलग अलग दोनों काम की चीज होती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम अगर शहरों में तो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन गांव में क्या होता है कि जब आप जो आटा होता है उसको छानते हैं तो छानते टाइम उसमें जो भूसा बचता है उसको आप गायों को खिलाने के लिए प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि शहरों में इतनी गायें होती नहीं है तो लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि दोनों पदार्थों का, भूस का भी जो उसके अंदर भूसा होता है और जो आटा होता है, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों को कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ऐसे पदार्थों को तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। पृथक्करण की विधियां। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे हम किसी भी पदार्थ को अलग कर सकते हैं, उसकी विधियां आ गई है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन मतलब हाथों द्वारा अलग अलग करना। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य अन्न कणों को इससे अलग कीजिए या पृथक कीजिए। पृथक मतलब अलग करना होता है, आपको ये याद रखना है। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। 5.3 में अभी हम ये देखेंगे। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। इस प्रकार से, ठीक है, आपने भी घर में देखा होगा मम्मी दाल में से या चावलों में से कोई कंकड़ वगैरह हटाती है। ठीक है, वही पत्थर की यहाँ बात हो रही है। थ्रेशिंग, अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं? ये थ्रेशिंग के द्वारा ही होता है। अभी हमने इसे पढ़ा था, अभी हम बताएंगे क्या होता है। आमों तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आपको पता है गेहूं का कण कितना छोटा होता है, चावल का कण कितना छोटा होता है। अगर आपके घर में चावल की कटोरी गिर जाती है ना, तो आपको उसको उठाने में एक एक करने में कितना टाइम लग जाता है। और वहां तो इतने इतने सारे गट्ठर होते हैं और उनमें इतने सारे पौधे होते हैं, उनमें इतने सारे कण होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में
डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। चित्र 5.4 में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रकार से हम थ्रेशिंग करते हैं। हम क्या करते हैं भैया, कूटते हैं, हम लोग मारते हैं, जो क्या कहते हैं, जो गट्ठर होते हैं उनको किसी पत्थर पे या किसी ठोस जगह पे मारते हैं, मार मार के पीट के हम उसको अलग करते हैं। इसमें से गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं, चावल के दाने अलग हो जाते हैं। और ये बैलों के द्वारा भी किया जाता है, मतलब बैलों को उस पर चलवाया जाता है जिससे वह उसके जो पाँव के खुरों से वह छिल जाते हैं। वरना हम थ्रेशिंग मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं। निष्पावन क्रियाकलाप 3। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों कणों के आमाप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा अवयव को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण की दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुए? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। आपने देखा होगा क्या होता है, भुस जो होता है, ठीक है, तो आप गेहूं जो होता है हम उसको करते हैं तो उसमें जो भुस जो होता है, पंखा चला के अगर हवा तेज चल रही है तो हम इस प्रकार से गिराते हैं। अभी देखेंगे, हम बताते हैं कि निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जब किसी मिश्रण में हल्के और भारी दो प्रकार के पदार्थ होते हैं तो उनको अलग करने की विधि को ही निष्पावन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उसे क्या कहते हैं, उसे निष्पावन कहते हैं। हम आगे चलते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। चित्र 5.5 में आप देखिए, यहाँ पे एक महिला है, देखिए अनाज है, सूप आपने देखा होगा, ठीक है, गांव में आपके यहाँ भी सूप होता है और हवा की दिशा इस प्रकार है। तो ऊपर से जब महिला अनाज के दानों को नीचे गिराती है तो उसमें से जो भूस है वह उड़कर थोड़ा हवा के झोंके के कारण साइड में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन, ठीक है, अभी हम चालन पे आ गए। तो हम चालन की जो प्रक्रिया है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमने निष्पावन, हस्तचयन विधि और थ्रेसिंग, ये 3 विधियों के द्वारा हमने क्या किया है। अभी हमने ये बताया कि किस प्रकार से हम कुछ पदार्थों को अलग अलग करते हैं। आपको बताना है कि थ्रेसिंग हम किन किन चीजों को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा मैसेज है अभी वीडियो के एंड में, जिससे आपकी जो सोचने की शक्ति है, जो आपकी काम करने की शक्ति है, आप जो भी क्रिया करते हैं, जो भी कार्य करते हैं अपने घर में, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपकी वेलनेस और आपकी परफेक्शन बढ़ जाएगी। इसके लिए है तो मेडिटेशन है, बहुत सुंदर मेडिटेशन है जो आपके लिए हमारे डिस्कशन और आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है। आप हमेशा लगातार बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी और फिर हम साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए है, शेयर जरूर कीजिएगा। ये मैसेज आपके लिए, आप जरा इसको एक बार देखिए और अपने आप को पढ़ाई में अच्छा कीजिए।